हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों काइनेमैटिक्स। तो बच्चों जब हम बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें वन ऑफ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच कम्स इज द काइनेमैटिक्स। सो काइनेमैटिक्स इज द की टू बायोमैकेनिक्स। अगर आपको काइनेमैटिक्स अच्छे से समझ आ गया तो आप बायोमैकेनिक्स भी बहुत इजीली समझ जाओगे। तो आप भी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान लगा के शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो से अपने नोट्स गैदर कर सकते हो। यहाँ पे इस वीडियो में अभी सिर्फ समझो कि जो काइनेमैटिक्स है वो होता क्या है और वो काम कैसे करता है। तो बच्चों जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं ना, तो हमें दो टर्म्स देखने को मिलती हैं, एक तो है काइनेमैटिक्स और एक है काइनेटिक्स। तो अक्सर हम इन्हीं दो में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, और हम यहाँ पे काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं या काइनेटिक्स पढ़ते हैं, या फिर हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखो आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एल्बो है, एल्बो को मैंने बेंड किया तो ये हुआ एल्बो फ्लेक्शन का मूवमेंट, तो ये हुआ मेरा काइनेमैटिक्स। यानी कि जो काइनेमैटिक्स है वो क्या कंसिडर करता है, ओनली मूवमेंट, ठीक है। यानी कि जो आप मूवमेंट कर रहे हो, चाहे आप कोई सी भी मूवमेंट करो, फिंगर्स की, हैंड्स की, कोई सी भी आप मूवमेंट कर रहे हो, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि आपने कितनी डिग्री पे मूवमेंट करी, किस तरह से मूवमेंट करी, कौन सी मूवमेंट करी, तो वो सारी बातें आ जाती हैं आपके काइनेमैटिक्स के अंदर। बट काइनेटिक्स के अंदर क्या आता है, तो काइनेटिक्स के अंदर हम मूवमेंट के अलावा जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस मूवमेंट को कराने के लिए वो भी पढ़ते हैं। तो यानी कि काइनेटिक्स के अंदर हम फोर्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ। काइनेमैटिक्स में वी आर ओनली लुकिंग फॉर द मूवमेंट विच इज अकरिंग, बट काइनेटिक्स के अंदर हम सिर्फ फोर्स पढ़ते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। यहाँ पे हम सिर्फ मूवमेंट की बात करते हैं और काइनेटिक्स के अंदर हम फोर्स की बात करते हैं, कौन सी फोर्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड द काइनेटिक्स। तो हमने क्या पढ़ा कि जो काइनेमैटिक्स है दैट मीन्स द मूवमेंट, ओके। यानी कि जो भी मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी में, जॉइंट्स पे, वो सब आते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होती है बच्चों, इसको हम डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं अपने एल्बो का इस तरह से फ्लेक्शन कर रही हूँ, तो फ्लेक्शन के टाइम पे मैं किस तरह से फ्लेक्शन कर रही हूँ, कौन सी पोजीशन में फ्लेक्शन कर रही हूँ, कितना डिग्री ऑफ मूवमेंट कर रही हूँ मैं फ्लेक्शन का, वो सारी चीज़ें हम गैदर करते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर। सो एक मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए ना बहुत सारे वेरिएबल्स लगते हैं, तो काइनेमैटिक्स के अंदर हम उन्हीं सारे वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। अब कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, सो सबसे पहला कौन सा हुआ हमारा, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो किस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है। दूसरा लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन पे हो रहा है वो मूवमेंट। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट जा रहा है जो हम कर रहे हैं। देन इज द मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड के साथ आप मूवमेंट कर रहे हो। एंड लास्ट इज द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड से आपको मूवमेंट कर रहे हो। तो अगर हमें काइनेमैटिक्स पढ़ना है, ये मूवमेंट पढ़नी है, तो मूवमेंट के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। किसी भी मूवमेंट को हम इन 5 हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, जिनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो काइनेमैटिक वेरिएबल्स अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी। तो ये 5 वेरिएबल्स हैं जो कि एक मूवमेंट को यानी कि काइनेमैटिक्स को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सो जो हमारा पहला वेरिएबल था वो था टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है। सो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, यानी कि टाइम के कंटेक्स्ट में, टाइम के रेफरेंस में आपकी पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ह्यूमन बॉडी कंटेक्स्ट में समझें, तो मेरा एल्बो अभी स्ट्रेट है, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में है, मैं इसको फ्लेक्शन की तरफ लेके आ रही हूँ। सो विद टाइम मेरा जो एल्बो है वो फ्लेक्शन की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, समझे। तो ह्यूमन बॉडी के कंटेक्स्ट में, जॉइंट्स के कंटेक्स्ट में, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, कि टाइम के कंटेक्स्ट में आपका जो पोजीशन है, जो मेरा एल्बो का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो हम जॉइंट्स की मूवमेंट करते हैं, वो कितने तरीके से हो सकती है।
हमारी बॉडी के अंदर टोटल 3 टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली होती है हमारी, इसमें हम बाइफर्केशन करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 तरह की डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। पहली क्या हुई हमारी ट्रांसलेटरी, देन इज द रोटेटरी एंड द लास्ट इज द जनरल मोशन। तो ये 3 तरह की डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड जनरल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा, काइनेमैटिक्स क्या था कि कोई भी मूवमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं बॉडी की, दैट इज काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स को हम डिफरेंट वेरिएबल्स के कंटेक्स्ट में समझते हैं। तो हमने 5 वेरिएबल्स पढ़े थे, उनमें से जो पहला वेरिएबल था वो था टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी जो डिस्प्लेसमेंट भी है ये 3 तरह की है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड द जनरल मोशन। अब ये जो ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट है, जो सबसे पहली डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो हमारी ह्यूमन बॉडी का सेगमेंट है जो मूव कर रहा है, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तभी तो ट्रांसलेटरी है, लीनियर मोशन है। लीनियर का मतलब क्या होता था, स्ट्रेट चलना। तो ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होती है। अब इसका एग्जांपल हमें कब देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो अगर आपने नी के बारे में पढ़ा होगा, नी के अंदर जब हमारा एसीएल लिगामेंट होता है, उसकी इंजरी हो जाती है तो हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उस टेस्ट में एक स्पेशल टेस्ट होता है एसीएल के लिए। तो उसमें क्या होता है, हम टिबिया के ऊपर अपनी हैंड प्लेसमेंट करके टिबिया को ऊपर की तरफ स्लाइड करके लेके आते हैं। वो एक स्पेशल टेस्ट होता है बेसिकली, जिससे हमें एसीएल का अगर टीयर होता है या इंजरी होती है तो पता चल जाता है। तो उस टेस्ट में कौन सा टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है हमारा, ट्रांसलेटरी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि जब आप मोबिलाइजेशन देते हो पेशेंट को, तो मोबिलाइजेशन के टाइम पे देयर आर ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन 1, 2, 3 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो उस टाइम भी आप क्या कर रहे हो, उस टाइम भी आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट ही पेशेंट को दे रहे हो। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, कि जो भी आपका बॉडी का सेगमेंट मूव कर रहा है वो सेम पाथ पे चलता है, यानी कि सेम पाथ होगा, एक ही पाथ पे ऊपर हो जाएगा, सेम डिस्टेंस रहेगा उस पाथ को कवर करने के लिए उसका, ठीक है। और इसके अलावा सेम टाइम भी रहेगा, यानी कि पाथ, डिस्टेंस और टाइम तीनों चीजें सेम रहेंगी। किसके अंदर, ट्रांसलेटरी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। इस बात को बच्चों बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि लीनियर या ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, आपका मोशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ एक बॉक्स रखा है और इसको मुझे ट्रांसलेटरी मोशन में लेके जाना है, तो मैं इसको पीछे से सिर्फ धक्का मार रही हूँ और ये स्ट्रेट लाइन में आगे आगे चलता जा रहा है, आगे आगे चलता जा रहा है इस तरह से। सो दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बात क्या आई कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, सेम पाथ ट्रैवल कर रहा है, देखो सेम पाथ ट्रैवल हो रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल होगा यहाँ पे, और सेम टाइम में, टाइम भी सेम रहेगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी डिस्प्लेसमेंट जो आती है हमारी, वो आती है हमारी रोटेटरी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेटरी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों की, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, क्योंकि देखो एंगुलर और रोटेटरी है तो दैट मीन्स सर्कुलर मोशन में आपका मूवमेंट होगा, ठीक है। सर्कुलर मूवमेंट में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और उसके अराउंड आपकी जो मूवमेंट है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से आपकी जो मूवमेंट है उसके अराउंड चल रही है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, COR, सेंटर ऑफ रोटेशन। अब देखो यहाँ पे भी ना सेम चीज रहेगी, जो हमने यहाँ बात करी थी ना कि ये सेम पाथ, सेम डिस्टेंस और सेम टाइम ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे भी रोटेटरी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी यही चीज रहती है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये क्या फॉलो करता है, सेम एंगल, क्योंकि आप सर्कल में मूवमेंट कर रहे हो ना, तो ये जो एंगल, ये जो अगर ये लाइन यहाँ से इंडिविजुअल यहाँ ट्रैवल कर रहा है कोई बॉडी सेगमेंट, तो ये एक एंगल हो गया, ठीक है, एक एंगल बन गया। तो ये सेम एंगल ट्रैवल करेगा हर बार, ठीक है, सेम टाइम में ट्रैवल करेगा,
अगर इस चीज को ट्रैवल करने के लिए इसको 2 मिनट लग रहे हैं तो इतने एंगल को ट्रैवल करने के लिए भी इसको 2 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। सो ये हुआ हमारा रोटेटरी या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप अब तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ट्रांसलेटरी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड रोटेटरी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट पे, विच इज द जनरल मोशन। तो बच्चों जनरल मोशन को ना कर्वीलिनियर मोशन भी कहा जाता है, कर्वीलिनियर मोशन। इसके अंदर क्या होता है कि हमने जो अभी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपको जनरल मोशन के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसकी जो एक्सिस रहती है, जैसे हमने इसके लिए कहा था कि यहाँ पे एक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है COR, उसके अराउंड आपकी फिक्स्ड एक्सिस रहती है और उसके अराउंड मूवमेंट रहती है, किसमें, रोटेटरी मोशन में। सो बच्चों जनरल मोशन के अंदर क्या होता है ना कि आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहती है वो फिक्स नहीं रहती, ठीक है। जैसे हमने रोटेटरी मोशन में क्या पढ़ा था कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है वो फिक्स रहता है, जिसे हम कहते हैं COR, सेंटर ऑफ रोटेशन। बट जनरल मोशन या कर्वीलिनियर मोशन के अंदर क्या होता है, जो आपका रोटेशन का पॉइंट रहता है, जो फिक्स्ड एक्सिस रहता है वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहता, इसलिए हम उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन दैट इज ICOR या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन IAR के नाम से भी डिनोट करते हैं। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जनरल मोशन। सो ये हुआ आपका टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दूसरा पॉइंट जो आता है बच्चों, हमारा दूसरा वेरिएबल जो आता है वो आता है हमारा द लोकेशन, दैट मीन्स द लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं ना किसी भी मूवमेंट का, तो वो हम दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है आपका एक्सिस, कि किस एक्सिस के अराउंड आपकी मूवमेंट हो रही है, और दूसरा होता है प्लेन, कि किस प्लेन में आपकी मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे देखो मैंने दो वर्ड्स बोले, किस एक्सिस के अराउंड आपकी मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड बोला, अराउंड, ठीक है। और किस प्लेन में आपकी मूवमेंट हो रही है, में, ठीक है। यानी कि जो मूवमेंट होगी वो हमेशा एक्सिस के अराउंड होती है, एक्सिस में कभी मूवमेंट नहीं होती, और प्लेन में मूवमेंट होती है, प्लेन के अराउंड मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एक्सिस और प्लेन में। अब हमारे पास बच्चों तीन ही एक्सिस रहती हैं और तीन ही प्लेन रहते हैं, ठीक है। एक्सिस कौन सी रहती है हमारे पास, एक्स, वाई एंड द जेड एक्सिस। अब देखो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना बचपन में कि हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, है ना। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका बीच का पॉइंट होता था। तो ये 3 एक्सिस जा रही है आपकी, ठीक है। तो यही जो 3 एक्सिस है यही हमारी एक्सिस ऑफ लोकेशन है यहाँ पे। तो हमारी को एक्सिस कौन कौन सी हुई, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। अब इन्हीं के प्लेन में, जो यहाँ पे इनके जो प्लेन है ये वाले, इनमें जो मूवमेंट होगी वो हम डिस्क्राइब करेंगे प्लेन में। तो ऐसे ही हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, जैसे 3 एक्सिस है हमारे पास वैसे ही 3 प्लेन है। तो प्लेन भी हमारे पास 3 है, कौन कौन से, फ्रंटल प्लेन, सैजिटल प्लेन एंड द ट्रांसवर्स प्लेन, राइट। सो 3 ही एक्सिस है और 3 ही प्लेन है हमारे पास। कई बुक्स में आप पढ़ोगे ना तो आपको एक्स, वाई और जेड के नाम से एक्सिस नहीं दे रखी होगी, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। एक्स एक्सिस को हम कोरोनल एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, और जो जेड एक्सिस है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं। तो अगर आपको ये बोला जाए कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी होती है तो वो होती है जेड एक्सिस। तो कंफ्यूज मत होना, अगर जेड एक्सिस लिखा हुआ है और लॉन्गिट्यूडनल नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि लॉन्गिट्यूडनल है तो मतलब जेड एक्सिस की ही बात हो रही है। वाई एक्सिस है तो वर्टिकल एक्सिस की ही बात हो रही है, और अगर एक्स एक्सिस है तो कोरोनल एक्सिस की ही बात हो रही है, ठीक है। देखो फ्रंटल प्लेन को हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप नए नए होते हो बायोमैकेनिक्स में और आपका वाइवा होता है ना,
तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रंटल और कोरोनल के बीच में। उनको लगता है फ्रंटल अलग प्लेन है, कोरोनल अलग प्लेन है, बट ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है वो आपको पकड़ लेता है और मार्क्स आपके जाएंगे कट, ठीक है। अब इतनी जो हमने बात करी ये किस लिए करी है, ताकि हम जो मूवमेंट है, जो काइनेमैटिक्स में मूवमेंट हो रही है, उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब कर सके। तो लोकेशन हम डिस्क्राइब करते हैं थ्रू योर एक्सिस एंड योर प्लेन। हाँ जी बच्चों, तो अब ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। पहले तो इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, ठीक है। ये जो चीज़ है, वैसे तो ये मैंने जो आपको वीडियो बताई थी स्टार्टिंग में, उसमें भी ये मैंने चीज़ आपको दे रखी है नोट्स में, बट इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास अभी आप वैसे भी करके रख लो, राइट। तो देखो हमारे पास टोटल 6 मूवमेंट्स हैं। कौन कौन सी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड द लेटरल रोटेशन। ये रही वो 6 मूवमेंट्स, हमने 2-2 के पेयर में करके लिख दी यहाँ पे। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। अब ये जो मूवमेंट्स हैं ये किस एक्सिस में हो रही हैं और किस प्लेन में हो रही हैं वो हम समझेंगे। तो हमने पढ़ा था हमारे पास 3 एक्सिस हैं एंड 3 प्लेन्स हैं, राइट। अब ये जो मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन की हम बात करते हैं सबसे पहले। सो फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है? तो ये फ्लेक्शन है एंड दिस इज द एक्सटेंशन पोजीशन ऑफ द एल्बो, राइट। फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट है आपकी, ये होती है अराउंड द कोरोनल एक्सिस इन द सैजिटल प्लेन। दैट मीन्स जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की आप मूवमेंट ऐसे कर रहे हो, ये आपको सैजिटल प्लेन यानी कि साइड से जो आप देख रहे हो सैजिटल प्लेन में एंड अराउंड द कोरोनल एक्सिस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मूवमेंट है एबडक्शन एडक्शन। अभी जो एबडक्शन एडक्शन क्या है, शोल्डर की अगर मैं बात करूं, सो एबडक्शन एडक्शन ये वाली मूवमेंट हुई है ना। ये मूवमेंट होती है अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इन द फ्रंटल प्लेन, यानी कि आप सामने से देखोगे, फ्रंट की तरफ से देखोगे तो आपको एबडक्शन एडक्शन बहुत क्लियरली नोटिस होगा। जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट थी वो आप साइड से देख रहे थे क्योंकि वो सैजिटल प्लेन में हो रही थी। जो एबडक्शन एडक्शन है वो फ्रंटल प्लेन में होती है, इसलिए आपको फ्रंट से वो चीज़ ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगी। देन इज द रोटेशन लास्ट, मीडियल एंड द लेटरल रोटेशन। तो ये होती हैं अराउंड द वर्टिकल एक्सिस एंड इन द हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। शोल्डर की लेटरल एंड मीडियल रोटेशन कुछ इस तरीके से होगी, है ना। तो ये वाली जो मूवमेंट है ये किस में होती है? इन द वर्टिकल एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसको ना आप टैबुलर फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अपनी नोटबुक में ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो आप जब हर जॉइंट की बायोमैकेनिक्स पढ़ते हो उसके अंदर हर जॉइंट की आप मूवमेंट पढ़ते हो। जैसे शोल्डर पे भी सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, नी पे भी मूवमेंट्स हैं, एंकल पे भी मूवमेंट्स हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना, तो आपको वो सारी मूवमेंट्स को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ज़बरदस्ती मगअप नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस कंसेप्ट को आप यहीं से अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट वेरिएबल जो है बच्चों वो है हमारा मैग्नीट्यूड, कि जो आपने डिस्प्लेसमेंट करी या फिर जो आपने मूवमेंट करी उसका मैग्नीट्यूड कितना था। फॉर एग्जाम्पल एल्बो फ्लेक्शन है, एल्बो फ्लेक्शन की नॉर्मल रेंज है 0 to 150 डिग्रीज, है ना। बट अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि सिर्फ 80 या 90 डिग्रीज तक की अपना एल्बो लेके जा पा रहा है, तो उसकी नॉर्मल मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 0 to 80 डिग्रीज। अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जो पूरा एल्बो का मूवमेंट कर पा रहा है, उसका कितना हुआ? 0 to 150 डिग्रीज। अब इसमें क्या हमें बात ध्यान रखनी है इस मैग्नीट्यूड के अंदर, कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक होता है डिग्री के रिस्पेक्ट में और एक होता है रेडियन के रिस्पेक्ट में। ये इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आप बुखार देखते हो, ठीक है, टेम्परेचर आप नोट करते हो, तो या तो वो डिग्री सेल्सियस में नोट करते हो या फिर फ़ारेनहाइट में नोट करते हो, है ना। होती दोनों सेम चीज़ें हैं। ऐसे ही यहाँ पे डिग्री और रेडियंस है। तो जो रेडियंस है वो हमारी SI यूनिट है ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो डिग्री में तो हम नॉर्मली मेजर करते ही हैं, बट आपको रेडियंस के बारे में भी पर आपको रेडियन के बारे में भी पता होना चाहिए। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्रीज, ठीक है, या फिर 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.016
745 रेडियन। ये वैसे आपको इतना जरूरी तो नहीं है याद करना, बट अगर आप अभी बेसिक समझ रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये नॉलेज में रहना चाहिए कि मैग्नीट्यूड हम डिग्री और रेडियंस दोनों में देख सकते हैं। लास्ट जो हमारा वेरिएबल है बच्चों वो है हमारा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहला हम देखते हैं स्पीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि आपका जो मूवमेंट हो रहा है किसी भी सेगमेंट का, किसी भी जॉइंट का, उसका स्पीड कितना है। तो स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं? स्पीड का सिंपल फॉर्मूला जो सबको पता ही होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें एक ड्रॉबैक क्या रहता है कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती। ठीक है, सो इट डज नॉट इंक्लूड द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट जो है वो हो रहा है, बस इसने स्पीड बता दी इतने उस पे हो रहा है। नेक्स्ट जो हम रेट में देखते हैं वो आता है आपका वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का भी सिंपल फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। बट यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन है वो हमें पता रहता है वेलोसिटी में, स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं पता रहता। तीसरा आपका क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि आपकी वेलोसिटी टाइम के कंटेक्स्ट में किस हिसाब से चेंज हो रही है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो जब हम रेट की बात करते हैं तो उसमें ये तीन चीजें आती हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। बच्चों आई होप आपको ये जो पांचों वेरिएबल्स थे काइनेमैटिक्स के वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको ये पांचों वेरिएबल्स जो है ये पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो बेसिक डिफरेंस था बिटवीन द काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, आई होप आपको वो सब भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है, दिमाग में कोई चीज़ नहीं समझ आई या फिर कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में वो पूछ सकते हो। थैंक यू।